नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच ताप्ती नदी के जल बंटवारे को लेकर के एक एमओयू पर साइन किया गया है। साथियों, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विकसित की जाएगी और इसमें कितने रुपए का खर्च आएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इन दोनों राज्यों को कितना इसको फायदा होगा, इस वीडियो में बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए 10 मई 2025 को भोपाल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना होगी, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम होगी। ऐसी मानी जा रही है कि इन जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जल आपूर्ति को बेहतर बनाना है। आज हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम होता है और किस प्रकार से काम करता है। बात करें कि ताप्ती बेसिन मेगा जो परियोजना साथियों ताप्ती नदी पर बनाई जा रही है और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। साथियों, ताप्ती नदी भारत के उन 3 प्रमुख नदियों में शामिल है जो पूर्व से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हैं। और बात करें तो इनमें नर्मदा, माही और ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर के खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गुजरात के पास ये वहां पर सागर में मिल जाती है। बात करें इसकी लंबाई के साथियों तो इसकी जो लंबाई है टोटल 724 किलोमीटर की लंबाई है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर का इसका आवास क्षेत्र यानी कि बेसिन निर्माण होता है। साथियों, जो नदी है ये तीनों नदियां जो हैं, बात करें तो खासकर नर्मदा और ताप्ती नदियां ये पहाड़ों से निकलती हैं। पहाड़ों से निकल करके बड़ी बड़ी दरार घाटियों को होकर के ये बहती हैं और बड़े बड़े ये प्रपात का निर्माण भी करती हैं। साथियों, बात करें इसका कुछ धार्मिक महत्व भी है। इस प्रकार से गंगा नदी को शिव की बेटी मानी जाती है, शिव की पुत्री मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म में ताप्ती नदी को सूर्य पुत्री यानी कि सूर्य की बेटी मानी जाती है, सूर्य देव की बेटी मानी जाती है। इसके लिए बात करें तो वहां पर मुल्ताई में तप्तेश्वरी देवी मंदिर स्थित है। वहां पर उसके धार्मिक ताप्ती नदी के तट पर कई धार्मिक मेले और स्नान उत्सव वहां पर आयोजित किए जाते हैं। साथियों, बात करें जो परियोजना बनाई जा रही है ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की दोनों की मिली-जुली परियोजना यानी संयुक्त परियोजना है। इसमें लगभग 19,244 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अभी इसके जो खर्च का जो है इसके खर्च को लेकर के वित्त पोषण को लेकर कोई ठोस क्लियरेंस नहीं दिया गया है। यदि ये सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार को सौंपी जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको बनवाया किया जाएगा और इसमें 90% जो है केंद्र सरकार का वित्त पोषण होगा। और यदि केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं होती है तो मध्य प्रदेश इस परियोजना पर 38% यानी कि 7,313 करोड़ और 62% महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस पर खर्च किया जाएगा। साथियों, ताप्ती नदी बेसिन जो है जहाँ पर ये परियोजना बनाई जाएगी, इसमें छोटे छोटे बांध बनाए जाएंगे और छोटे छोटे नहर भी बनाए जाएंगे जिनसे आसपास के एरियो को सिंचित किया जाएगा और वहां पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। ताप्ती नदी बेसिन ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और महाराष्ट्र के जलगांव जिले की चोपड़ तहसील के बीच दोनों तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इनके बीच में लगभग 250 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जहां पर इसको भूमि जल को इस जल को एकत्रित किया जाएगा। आप इसको इस प्रकार समझिए कि जैसे क्या होता है कि जब नदियां पहाड़ से निकलती हैं, पहाड़ से निकलने के बाद जब मैदानी इलाकों में जाती हैं तो अपने एरिया में वहां पर जो उनका बहाव है वो कम हो जाता है और जो फैलाव होता है वो काफी ज्यादा एरिया में फैल जाते हैं। इसके लिए एक सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी ताप्ती नदी की पानी की उपलब्धता को जांच करने के लिए। 1958 में केंद्र सरकार ने एक जो है श्री MS तिरुमल अयंगर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसका रिपोर्ट सौंपना था कि ताप्ती नदी में कितना पानी बह रहा है, किस प्रकार से इसका व्यवस्था करना है। बात करें तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सतपुड़ा में बाजदा अंचल वहां पर एक एरिया है बाजदा, इस पर ताप्ती नदी के समानांतर है और यहाँ पर दो चट्टानों के बीच 250 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो अत्यधिक जलमग्न होने के कारण यहाँ वहां पर मतलब क्या होता है कि बरसात के समय में या फिर जो मानसून में वो हमेशा पानी भरा रहता है, वहां पर जलमग्न रहता है 250 वर्ग एरिया का। उसी को और मॉडिफाई किया जाएगा और वहां पर छोटे छोटे बांध बनाए जाएंगे और वहां पर पानी को जो है स्टोर किया जाएगा। उससे क्या होगा कि आसपास के एरियो में जो भूजल स्तर है वो बढ़ेगा, साथ ही उस पानी का जो इस्तेमाल है वो कुछ महाराष्ट्र में, कुछ मध्य प्रदेश के खरगोन और खंडवा और बुरहानपुर जिलों में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर पानी को स्टोर किया जाएगा।
बात करें साथ ही इस पर बांध क्यों नहीं बनाया जा सकता, इस प्रकार से इसका जो है प्लान बेसिन जो है भूगर्भ मतलब रिचार्ज वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की परिकल्पना क्यों की जा रही है। इस पर बांध इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि दरअसल ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात 3 नदियों से होकर बहती है और इसमें जो अधिकतम जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 79% महाराष्ट्र में पड़ता है। साथ ही 1986 में ताप्ती नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बांध बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसके कारण जो है 73 गांव लगभग, इसके अलावा 73 गांव जो है थे ये इसकी चपेट में आते हैं, डूब में आने का डर था। लगभग इससे 14,000 की आबादी प्रभावित हो रही थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने बांध बनाने से मना कर दिया था। बात करें उसके बाद से ये परियोजना लागू की गई है, नर्मदा ताप्ती बेसिन परियोजना। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो जिले हैं, बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिले मोस्टली इससे लाभान्वित होंगे। इनकी 4 तहसीलें हलवा, नेपानगर, खाकनगर और बुरहानपुर में है। तो इस प्रकार से जिले मध्य प्रदेश के इससे प्रभावित होंगे। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। उसके अलावा 1,23,082 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी मध्य प्रदेश में। इसी तरह बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में के जिले में अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और जलगांव की 12 तहसीलों में 2,34,706 वर्ग हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। आपको बता दें कि जो एरिया है अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यहाँ पर पीने की काफी समस्या होती है। इसके अलावा नागपुर में भी पानी के पीने की समस्या बनी रहती है। वहाँ की जो पानी है खारा पानी है, जिससे पीने योग्य नहीं होता है। कृषि में भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस परियोजना के बन जाने से जो ताप्ती नदी का पानी है वो इन एरिया में पहुंचेगा और वहां पर सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, साथ ही पीने की समस्या को भी दूर किया जाएगा। बात करें साथ ही तापी मेगा रिचार्ज परियोजना में 31.13 टीएमसी, यानी कि टीएमसी एक बांधों की ऊंचाई और पानी की मात्रा को मापने का एक पैरामीटर होता है। तो 31.13 टीएमसी पानी का उपयोग किया जाएगा टोटल, जिसमें से 11.76 टीएमसी पानी मध्य प्रदेश यूज करेगा और 19.36 टीएमसी पानी जो है महाराष्ट्र को आवंटित किया जाएगा। साथियों, इससे क्या है कि मध्य प्रदेश में बात करें तो 480 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया जाए, मतलब इस परियोजना में टोटल 480 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 210 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नहरें बनाई जाएंगी। नहरों के माध्यम से इसके पानी को पहुंचाया जाएगा। इसके अंतर्गत बात करें तो मध्य प्रदेश में 3362 हेक्टेयर भूमि को प्रभावित होगी और जबकि महाराष्ट्र में 4756 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। इसमें जो पानी को ठहरा रोका जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, काफी बड़े एरिया में जो है पानी फैलेगा और वहां पर स्टोर होगा। उससे क्या होगा कि जल स्रोत जो है वो बढ़ जाएंगे, पानी का जो वाटर लेवल है वो काफी ऊपर हो जाएगा। साथ ही आसपास के एरियो में खेती की समस्या, सिंचाई की समस्या से निजात मिल जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश में तो टोटल जो जमीन है 3,362 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। इसमें अभी वर्तमान में 1,599 हेक्टेयर जो है निजी भूमि है और उसके अलावा 255 हेक्टेयर सरकारी भूमि है और 1,508 हेक्टेयर जो है वन भूमि को शामिल किया गया है। साथ ही इस परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा। बात करें तो बांध बनाने से इससे क्या होता है कि आसपास के जो एरिया है वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, काफी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन इस परियोजना से, यानी जो बेसिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है, भूमिगत पुनर्भरण परियोजना है, इसके तहत क्या होगा कि जो जल है वो वाटर लेवल काफी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि पानी एकत्रित होगा तो एकत्रित होने से जो वाटर लेवल पानी जो है गहराई तक जो है स्टोर होगा और आसपास के एरिया वाटर लेवल कम होगा। इससे न तो किसी को प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था जरूरत होगी, ना कोई डूब क्षेत्र में आएगा, ना ही इससे कोई वन या जब बात करें कोई अभ्यारण्य या इस प्रकार कोई भी चीज यहाँ पर नहीं हो, उस पर बाढ़ क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो ये जानकारी साथियों, जानकारी जो है आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।